हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 का मैथ क्लास शुरू किए हुए हैं, जिसमें आज क्लास 2 है। आप या तो 1 to 5 का मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6 to 8 या 9 10, तीनों में से आप किसी भी क्लास का अगर मैथ का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितना भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है वो सब भी डिस्कस किया जा रहा है, साथ साथ इसमें नए क्वेश्चन भी लाया जा रहा है और डिस्कशन के साथ इसमें पूरे थ्योरी भी समझाया जा रहा है। इसलिए आपको इस प्रकार से रिवीजन हो जाएगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थान ए और स्थान बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए दो स्थान का बात किया जा रहा है, एक ए स्थान है और एक बी स्थान है। दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है, 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर और एक ही समय में एक कार ए है, एक कार है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी बी से चलना शुरू कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक ही दिशा में चल रहा है। मतलब अगर यहाँ पे एक कार है, ये कार अगर इस दिशा में चल रहा है तो यहाँ से यहाँ पर भी जो कार है वो इसी दिशा में चल रहा है, मतलब अपोजिट दिशा में नहीं चल रहा है, दोनों के दोनों सेम दिशा में चल रहा है। तो बताया जाए जब सेम दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में अलग अलग गति से चल रही है, दोनों का गति चाल अलग अलग है, तो 5 घंटे में मिलती है। तो कितना घंटे समय लगता है, 5 घंटे लगता है। अगर यही दूसरा कंडीशन हो जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के, मतलब अगर ये एक इधर इस दिशा में चल रहा है और ये एक इस दिशा में चल रहा है, तब उसको मिलने में कितना समय लग रहा है, मात्र 1 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये है जब सेम दिशा में चल रहे थे इसका चाल ज़्यादा होगा, इसका चाल कम होगा, तभी जाके एक दूसरे से ये मिल पाएगा। लो ऑब्वियस है, ये थोड़ा स्लो चलेगा तभी जाके इसको आगे जाके पकड़ पाएगा। तो दोनों कारों की गतियाँ क्या होगी, तो दोनों का कार की गति बताना है। ठीक है, इसमें रिलेटिव स्पीड लगता है, रिलेटिव चाल लगता है। अब देखिए पहले तो मान लेते हैं कि जो यहाँ वाला कार है उसके स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ वाला जो कार है उसका स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। अगर दोनों को दोनों एक ही दिशा में चलता है तो दोनों को दोनों पहले फार्मूला जो होता है उसको लिखते हैं, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर बात करते हैं तो देखिए चाल रिलेटिव चाल जब यूज करेंगे दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 है तो 100 यूज करेंगे। और यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में जब चलता है, ध्यान से सुनना है, जब दोनों को दोनों एक ही दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब अधिक वाला में से ये अभी से इसका चाल अधिक होगा और इसका चाल कम होगा तभी जाके ये मिल रहा है। मतलब जब चाल हो जाता है रिलेटिव चाल क्या होता है, x माइनस वाई हो जाएगा। अगर अपोजिट दिशा में चलता है तो x प्लस वाई हो जाता है रिलेटिव में। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, जब ट्रेन में बैठे रहते हैं तो दो ट्रेन साथ में चलता है तो लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई पार करता है तो वो बहुत फास्ट लगता है, तो उसमें रिलेटिव स्पीड आ जाता है और वो क्या हो जाता है, चाल बढ़ जाता है जब अपोजिट दिशा में चलता है तब। लेकिन जब सेम दिशा में चलता है तो घटता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो x माइनस वाई हो जाएगा। दूरी सभी को पता है कितना है, 100 है। आप बट्टे में यहाँ पे देख सकते हैं समय कितना लग रहा है, जब सेम दिशा में चल रहा है तब 5 घंटे लग रहा है। 5 से ये कट जाएगा 20 मरतबे, तो यहाँ से निकल के आ गया समीकरण x माइनस वाई बराबर 20। ये एक समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से जब ये अपोजिट दिशा में चलेगा तब चाल क्या होगा, x प्लस वाई होगा। दूरी सेम ही है, दूरी 100 किलोमीटर ही है, दोनों को रिलेटिव दूरी लिया जाता है। इनिशियली जो दूरी होता है वो दूरी का मान यहाँ पर रखते हैं। कितने घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे, तो 1 से भाग हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण निकल के आ गया x प्लस वाई बराबर 100। अब ये दो समीकरण को हल करना सभी को पता है, या तो हल करें या डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं। तो इसको ऑप्शन से भी चल सकते थे, लेकिन ऑप्शन से नहीं चल रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर 20 आना चाहिए या दोनों का योगफल 100 आना चाहिए। देख लेते हैं कौन है। तो यहाँ पर देखिए 60 और 40 का अंतर 20 आएगा, योगफल भी क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब ये समीकरण सही हो रहा है। और चेक कर लेते हैं ये दोनों का अंतर,
अंतर यहाँ पर 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब ये गलत है। ये दोनों का अंतर 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और इसमें दो ऑप्शन और था, एक मोर देन वन और एक नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, बाकी कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन ध्यान में आपको होना चाहिए। कभी भी अगर चाल का बात करते हैं तो दो वस्तु एक बार आता है, अगर एक दोनों को दोनों सेम दिशा में चलता है तो चाल क्या करता है, अधिक वाला में से कम वाला को घटा देते हैं, तो रिलेटिव स्पीड कहलाता है, रिलेटिव चार्ज कहलाता है। ठीक, अगर दोनों को दोनों अपोजिट दिशा में चलता है तो उस केस में चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बस यही दो कॉन्सेप्ट था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए दो धन पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग। अब देखो क्वेश्चन जिस हिसाब से बोला गया रहेगा उस हिसाब से पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे। ठीक, समीकरण बनाकर हम लोग चेक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा किया जा रहा है कि जो दो धन पूर्णांक है तो एक को x और एक को y मान लेते हैं। ठीक है, एक को x और एक को y मान लेते हैं। बोला गया है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। वर्ग का मतलब होता है वही स्क्वायर। तो वर्गों का जो योग है वो कितना दिया है, 306 दिया हुआ है। दोनों का वर्गों का योग 306 दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें जो छोटा है, छोटा पूर्णांक है, छोटा पूर्णांक संख्या का, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ बड़ी पूर्णांक संख्या जो है वो छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। बड़ा हम x ही मान लेते तो x अगर 12 है तो छोटा का ये 25 गुना है, मतलब छोटा वाला संख्या अगर y है तो उसके 25 गुना करेंगे तो ये इसके क्या है, बराबर है। तो ये दो समीकरण आ गया। और ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, तो दोनों का अंतर निकालने के लिए बोला, अंतर हमेशा 12 में से क्या करते हैं, छोटा वाला घटाते हैं, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, x बराबर इतना दिया हुआ है, यहाँ पर मान रख सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। अब यहाँ पे ये अंतर x माइनस वाई अगर ऑप्शन से भी चलेंगे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले x का मान 25y है, तो यहाँ पर x का मान 25y लिख देते हैं। तो 25y का क्या है, स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 306 है। तो ये इतना का स्क्वायर अगर करते हैं, ये तो बहुत बेकार आ रहा है। वर्गों का दो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हो, दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग का वर्ग नहीं बोला है, वर्गों के। ठीक, तो ये तो 25 गुना यहाँ पर दिया हुआ है छोटी संख्या का, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 625 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 306। तो 625 में एक जुड़ेगा तो 626 वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 306। तो डिफिकल्ट आते जा रहा है। तो वाई स्क्वायर का मान यहाँ से कितना, 306/625 हो जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करने की भी कोशिश करते हैं तो ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते तो इतना आसानी से सॉल्व तो होगा नहीं, कुछ क्वेश्चन मिस कर रहे का, एक बार और चेक कर लेते हैं। इंग्लिश में पढ़ के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर 306 है। इफ द स्क्वायर ऑफ ए लार्जर इंटीजर, सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ पे बड़ी पूर्णांक संख्याओं का वर्ग बोला है, सॉरी यहाँ पे बड़ी पूर्णांक संख्याओं का वर्ग मतलब x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 25y। यहाँ पे ये कैंसिल कर दे, x स्क्वायर बराबर 25y दिया हुआ है, तो यहाँ x स्क्वायर का मान क्या लिखाएगा, 25y लिखाएगा। तो 25y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 306। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण निकल के आ रहा है, और इस द्विघात समीकरण को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे हम लोग। ये द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, और हम लोग के पास कोई उपाय यहाँ पे नहीं बचता है। तो ये तो या तो द्विघात सूत्र जो होता है, द्विघात फार्मूला जो होता है उससे सॉल्व कर ले, जो द्विघात फार्मूला होता है या तो उससे सॉल्व कर ले या फैक्टराइज करके सॉल्व कर ले। फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि ये इसका गुणनखंड थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, तब फैक्टराइज कर पाएंगे। अगर गुणनखंड नहीं पता है तो हम लोग डायरेक्ट द्विघात समीकरण की ओर मूव करेंगे। जैसा आपका इच्छा है वैसा कर सकते हैं। सूत्र बता देते हैं कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन होता है कि इसको ऑप्शन से क्यों नहीं बना सकते। देखिए,
ऑप्शन में अगर x और y कोई संख्या निकालने के लिए रहता तब हम लोग ऑप्शन से चलते, ऑप्शन से आसानी से बना लेते, लेकिन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर पूछ दिया है, x माइनस वाई का पूछ दिया है, इसलिए इसको ऑप्शन से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे द्विघात समीकरण सॉल्व करना ही पड़ेगा और इसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या तो ये फार्मूला यूज कर ले या यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर ले, दोनों से यूज करके बना सकते हैं। तो फार्मूला यूज करते हैं तो सबको ये पता होना चाहिए कि ये बी क्या होता है, तो जो जिसके पावर 1 होता है उसके जो चर के आगे जो लिखा रहता है वो b होता है, जो वाई स्क्वायर के आगे रहता है वो a होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो b का मान यहाँ से क्या निकल के आया था 25, तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो -25 लिखा आएगा रूट अंडर b का स्क्वायर, मतलब 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। तो एक वाई स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, तो वाई स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं रहता उसका मतलब 1 होता है गुने c। तो c का मान कितना है 306 है, माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, ठीक, बट्टे में 2 इंटू ए का मान है 1। अब इसको जितना आसानी से आप सिंप्लीफाई कर ले उतना अच्छा है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। यहाँ पर देखिए तीनों का गुना होगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 4 से गुना होगा 4 सोचोगा 24 और 4 दिए 12, ये 1224 आ जाएगा, सोचोगा 24 4 दिए 12, ठीक है, बट्टे में 2। ये निकल के आया -25 और प्लस माइनस यहाँ पर देख सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9 हो जाएगा, और 2 2 4 6 2 8 1849 हो गया, बटे 2 हो गया। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा आपको इसको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। और एक और बात है, यहाँ पर माइनस वाला साइन नहीं लेंगे, इसलिए माइनस वाला साइन लेंगे तो निगेटिव संख्या आएगा, निगेटिव नहीं लेना है, धनात्मक संख्या बोला है, तो y जो आएगा यहाँ पर धनात्मक आना चाहिए। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 30 का स्क्वायर जो करते हैं तो 3 3 के 9 900 निकल के आता है, 3 3 के 9 900। 40 का स्क्वायर देखते हैं 4 4 16, ये 1600 आ रहा है 1800 है, मतलब 40 के बाद ही आएगा। आप 45 का स्क्वायर भी याद रख सकते हैं, 5 5 25 4 5 20, तो 2025 आता है। तो ये देखिए 40 का स्क्वायर 1600 आ रहा है और 45 का स्क्वायर 2025 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 1849 ये दोनों के बीच में आएगा, और दोनों के बीच में किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आएगा, तो 43 के स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना आएगा 43 आएगा। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर -25 और माइनस वाला साइन हटा देते हैं, इसलिए निगेटिव संख्या नहीं लेना है, तो यहाँ पे 43 निकल के आएगा और बट्टे में 2 हो गया। अब यहाँ पे 43 में से 25 घटेगा तो आप कितना बचेगा, तो आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 18 बच जाएगा। तो 18 बट्टे हो गया 2, तो यहाँ से y का जो मान निकल के आया कितना निकल के आया, तो 9 हो गया। और जब y 9 होगा तो यहाँ पर y का मान जब 9 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर जो है 25 गुने 9 हो जाएगा। y का मान 9 हो गया ना। अब x को रूट लेंगे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 25 का रूट 5 और 9 का रूट 3, तो 5 3 कितना हो गया 15। अब यही x और y का अंतर पूछा था, तो 15 में से 9 घट जाएगा, 15 में से क्या होगा 9 घटेगा तो कितना बचेगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का आप लोग को लेंदी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि ये है कि सॉल्यूशन तो आसान है, सॉल्यूशन आसान है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, सॉल्यूशन तो आसान है लेकिन दिक्कत क्या है कि लंबा क्वेश्चन हो जाए, समय टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाता है। आप जितना स्टेप रिड्यूस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में आप ये 8 क्लास में भी पढ़ते हैं, 9 क्लास में भी पढ़ते हैं और 10 क्लास में भी पढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्लास दिया हुआ है 0 से 10 के बीच में, या आवृत्ति बताता है 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं। 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, तो 9 लोग हैं। वैसे ही 20 से 30 के बीच में कितने 15 है, और 30 से 40 के बीच में 30 है, और 40 से 50 के बीच में 18 है। तो इसमें पूछा है कि मॉडल क्लास क्या होगा, मतलब मोड ऑफ क्लास क्या होगा। मोड हम लोग किसको बहुलक को कहते हैं, तो मोड ऑफ क्लास पूछा है। मोड ऑफ क्लास का मतलब है कि इसका बहुलक का वर्ग कौन होगा।
तो बहुलक का वर्ग वही होता है जो इसका आवृत्ति, सबको पता है कि इस वाले क्वेश्चन का जो बहुलक होगा कौन होगा, 30 होगा, इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 30 ही आया है। तो 30 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, मतलब ये 30 बार आया हुआ है जी। 30 से 40 वाले के बीच में कितने लोग, 30 लोग आए हुए हैं, तो यही इसका क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बहुलक वर्ग का मतलब वही है, बहुलक क्लास का मतलब यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही उसका क्या बनता है, बहुलक वर्ग बनता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात किया जा रहा है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चलिए बना लेते हैं चतुर्भुज। जैसा मन है वैसा बना सकते हैं, मैं तो बोला नहीं गया था ABCD। अब यहाँ पे विकर्ण इसका दिया हुआ है AC और BD। विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को E बोला जा रहा है, और अनुपात दिया हुआ है कि AE/EC का अनुपात भी कितना 1:2 दिया हुआ है, और BD, ये BD और ED इसका 3/6 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 1/2 ही होगा, कट के ये 1/2 ही होगा, तो इसका भी अनुपात समान ही है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, किसी भी चतुर्भुज का जब विकर्णों का अनुपात, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है और विकर्णों का अनुपात समान होता है, वो समलंब चतुर्भुज होता है, वो समलंब चतुर्भुज होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। कौन सा चतुर्भुज होता है, तो समलंब चतुर्भुज होता है। तो सम चतुर्भुज नहीं होता। सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर होता है, उसे समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये इसका समलंब चतुर्भुज होगा। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बात किया जा रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना दूसरी का योग, पहली का 3 गुना दूसरी का योग कितना है, 142 है, और पहली का 4 गुना दूसरे संख्याओं से इतना अधिक है। मतलब इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। पहले बोला गया है, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे बिना कुछ बनाए हुए। तो सिंपल बोला गया है, जो पहली संख्या होगा उसका 3 गुना करना है। ये पहली संख्या है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करते हैं, इसका 3 गुना कर देना है। 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 42, और उसके दूसरी संख्या का योग करने से 142 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना के 6, 4 तिये 12 और प्लस 20, तो ये 126 आ गया। 3 गुना के 4 तिये 12, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप इसमें 20 जोड़ेंगे, तो ये 20 जोड़ने पर 146 आएगा, जो कि ऑप्शन में ही ये आ रहा है का योगफल, नहीं आ रहा था, ये ऐसे ही छट गया पहले ही। अब इसको चेक करते हैं, पहले वाला का 3 गुना और दूसरे के साथ इसका योग करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6, 3 3 के 9 और प्लस में 40, इसमें आप 40 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। ऑब्वियस है कि 142 तक तो जा नहीं पाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं, इसका चेक करते हैं, पहले का 3 गुना और प्लस में दूसरा का योग। तो 4 तिये 12, ये 120 प्लस 22 कितना हो गया, 142। अब आते ही इसको टिक सही नहीं कर देना है, दूसरा कंडीशन भी चेक करना है। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो पहला ही नहीं हो रहा था कंडीशन फुलफिल, मतलब दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाकर वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा ऑप्शन दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि पहली का 4 गुना, तो पहली का 4 गुना कर दो। पहला का जो 4 गुना करते हैं तो दूसरी संख्याओं से 138 अधिक है। पहली एक बार पढ़ते, और पहली का 4 गुना दूसरी संख्याओं से 138, ठीक है। तो पहली का अगर 4 गुना करते हैं तो ये 4 तिये 12, 100
4 गुना करेंगे, 4 चौका 16 ना 160। तो बोला है कि पहली का 4 गुना करते हैं तो दूसरी संख्याओं से, जो दूसरी संख्या है इससे ये इतना अधिक आ रहा है। चेक करते हैं, इसमें इसको जोड़ कर देखो 160 आ रहा है क्या। अब देखो दूसरी संख्याओं से इतना अधिक होना चाहिए, तो दूसरी संख्याओं से इतना अधिक ये आया है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसे या तो 160 में से 42 घटा दो तो 138 आना चाहिए। तो 160 में से 22 घटा देंगे, दूसरी संख्या 22 है ना, तो ये 138 आएगा क्या। अब 22 घटाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये 138 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी कंडीशन पूरा तरह से फुलफिल हो रहा है। इसको समझना है, पहला का 4 गुना अगर कर देते हैं तो जो दूसरी संख्या है उससे कितना इतना अधिक होना चाहिए। तो देख लेते हैं 22 में अगर इतना जोड़ देते हैं तो 160 आ जाएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये फुलफिल हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ यदि दो बिंदु दिया हुआ तो उनको मिलाने वाले रेखा का परमाणुता बोला है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। इसको कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, और कॉन्सेप्ट क्या है तो किसी रेखा के परमाणुता या स्लोप ऑफ ए लाइन बोल सकते हैं। हेडिंग डाल देते हैं रेखा की परवणता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन हम लोग को यही जानना है। सबसे पहले जानते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन कब कैसे निकलता है। देखिए कोई भी अगर लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इस लाइन पर अगर दो बिंदु पाता है, इस लाइन पे अगर दो बिंदु पाता है, एक बिंदु है x1, y1, दूसरा बिंदु है x2, y2। तो ये रेखा जो है कौन रेखा, तो रेखा AB जो है, रेखा AB का स्लोप निकालना है, मतलब परमाणुता निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है याद रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब दूसरा जो बिंदु होगा ऊपर में y2 में से y1 घटा देना है और नीचे में x2 माइनस x1 कर देना है, तो वही उस रेखा का क्या होता है, परमाणुता होता है, स्लोप होता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चल आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी दो बिंदु दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा दो बिंदु दिया हुआ है और हमको स्लोप निकालना है, परमाणुता निकालना है। तो स्लोप का अगर हम लोग बात करते हैं तो स्लोप का भी सूत्र बता ही दिए, क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी x1 y1 इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये x2 y2 इसको भी मान सकते हैं तो इसको x1 y1 मान लेते हैं। उससे आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब स्लोप दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है, 1/2 है, और यहाँ से y2 का मान कितना है, -2 है, तो -2 माइनस y1 का मान कितना है 4, क्या होगा -4 डिवाइडेड बाई x2, तो x2 का मान कितना है -3 और डिवाइडेड बाई माइनस x1 का मान कितना है k है, तो यहाँ पे k रख दिए, यही k का मान निकालना है। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो -2 और -4 कितना हो जाएगा जुड़ के, -6 डिवाइडेड बाई -3 माइनस के, तो जुड़ेगा नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना इसके अंश में इसके हर से गुना होता है और इसके हर में इसके अंश से गुना होता है। इसमें 1 से गुना होगा तो ये तो इतना ही रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और 2 में -6 से गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमको के का मान निकालना है, तो के को इधर रख के 3 इधर माइनस में है तो इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, +3। तो माइनस के बराबर -12 + 3 कितना बचेगा, -9, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो के का मान जो निकल के आएगा कितना आएगा, 9 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए कितना रुपए है। देखिए एक व्यक्ति कहीं घूमने जाता है और वो अपने कितना पैसा लेके जाता है घूमने के लिए, तो घूमने के लिए 4200 रुपया लेके जा रहा है।
यदि वो अपने दौरे के फिक्स किया हुआ है कि हमको कितना दिन के लिए जाना है, लेकिन दौरे पर जब गया तो 3 दिन अधिक बढ़ा दिया, मतलब जितना दिन के लिए गया था वो बोला कि अब हम 3 दिन और अधिक रहेंगे, तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपये की कटौती करना। अब देखो दैनिक खर्च मतलब डेली का खर्च, डेली का जितना खर्च सोच कर गए थे उसमें अब 70 रुपये क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डेली का खर्च में 70 रुपये कम करना पड़ रहा है, तो दौरे की मूल अवधि क्या होगी बताना। मूल अवधि मतलब ओरिजिनल कितना दिन के लिए वो सोच कर गए थे ये बताना। हम ये मान के चलते हैं वो जो व्यक्ति है वो सोच कर गए थे कि हम जो दौरे पर जा रहे हैं वो कितने दिनों के लिए जा रहे थे, x दिनों के लिए जा रहे हैं। कितना, तो x दिनों के लिए जा रहे हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब हम कितने दिन के लिए गए हैं, तो अब हम जो गए हैं वो कितने दिन के लिए गए हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3। पहले हम x दिन के लिए गए थे, लेकिन अब कितने दिन के लिए गए हैं, x प्लस 3 दिन के लिए गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दिन का खर्च निकालते हैं पहले। तो पहले एक दिन का खर्च कितना था उसके पास, पहले था इतना पैसा लेकर गया है और इतना x दिन के लिए जा रहा है, तो उतना से भाग कर देंगे तो एक दिन का खर्च निकल जाएगा। 4200 रुपये लेकर गया है और एक दिन का खर्च पता करना है, कितना दिन के लिए गया है उसको पता होना चाहिए ना। अब ये क्या हो रहा है कि ये x से भाग करेंगे तो ये हो गया, लेकिन अब ये जो एक दिन का खर्च था, ये एक दिन का खर्च था ना, इसमें 70 रुपये कम करना पड़ रहा है। कब, 3 दिन अधिक रहने से, तो एक दिन का खर्च में 70 रुपये कम करना पड़ रहा है। तो अब एक दिन का खर्च कैसे निकलेगा, तो अब एक दिन का खर्च 4200 को ही क्या करना है, x प्लस 3 से भाग कर देना है, तो ये अब एक दिन का खर्च के बराबर हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका बताए क्या होने वाला है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये वाला चर वाला टर्म है, इसको इधर ले, 70 को उधर लेके जाते हैं। ये हो जाएगा 4200 बटे x माइनस 4200 बटे x प्लस 3। अगर 70 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब ऑप्शन से चलते हैं और चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। बहुत आसान है। अगर 14 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 14 रखते हैं तो ये 14 से कटेगा कितना मरतबे, पहला ऑप्शन अगर लेते हैं ये ऑप्शन, तो 14 अगर रखते हैं तो 14 या 42 मतलब ये 300 आएगा। और 14 यहाँ पे रखना, 14 3 17, 14 3 कितना हो जाएगा, 14 3 17, तो 17 से ये कटेगा क्या, 17 दूना के 34, 2 मरतबे जा रहा है, चेक कर लेते हैं, नहीं कटेगा तो आंसर नहीं है। 17 दूना के 34 तो 8 बचेगा, तो ये 80 भी नहीं कटेगा, 17 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85 आएगा, 17 चौका 64 हो रहा है। तो फिर से यहाँ कितना बचेगा, 17 चौका 64 आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 बचेगा, 16 पर एक और 0 बचेगा, और वैसे कि 17 से नहीं कटेगा, मतलब पहला ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा आते हैं 12 है, तो 12 यहाँ रखेंगे तो 12 से कटेगा, तो क्या चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 12 से कटेंगे तो 12 3 36, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 पर, तो 12 25 60, तो 12 से ये कट गया माइनस। यहाँ पर 12 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 से भाग लगाएंगे तब 15 दूना के 30, कितना बचेगा, 15 दूना के 30, तो 12 बचेगा, तो 12 120 हो गया। अब 120 को 15 से काटेंगे तो 15 छक्के 90, 15 7 15 8 120 हो जाता है, ठीक, तो ये कट गया। अब एक 0 है तो 0। अब अंतर देख लेते हैं, 70 के बराबर आ रहा है कि नहीं, 70 के बराबर आना चाहिए, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा 7 हो गया, और यहाँ से ये घटेगा तो 2 में से 2 तो 0 हो जाएगा, 70 बच जा रहा है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। और इसको चेक करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 से ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जब इतना आने के बाद, इसलिए कि अगर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते ना, तो दिक्कत कहाँ पे आता कि इसका द्विघात समीकरण बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, जो कि सॉल्व करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। इसलिए यहाँ पे दिमाग लगाना था कि ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर ले। जब भी जो चीज़ निकालना रहेगा और वही चीज़ डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हमेशा हम लोग ऑप्शन से चल सकते हैं और आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो बात किया जा रहा है कि एक मोटर बोट है, ठीक, जिसकी स्थिर जल में गति दिया हुआ है। स्थिर जल में गति कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है। धारा के विपरीत दिशा में अगर चलता है तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में
धारा की जो दिशा में अगर चलता है तो उसको मतलब वही लौटने मतलब धारा की दिशा में चलेगा तो उससे 1 घंटा अधिक समय लेता है। देखिए समय कौन ज़्यादा लेगा, जो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पर भी रिलेटिव वाला ही लगेगा। चाल बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो यहाँ पर समय का अंतर दिया हुआ है, 1 घंटा का अंतर हो रहा है, मतलब समय का ही फार्मूला लिख लेते हैं। तो समय बराबर फार्मूला क्या लिखाएगा, दूरी बटे चाल लिखाएगा, ये होगा ना। पहले का समय, पहला वाला जो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा उसका समय निकालते हैं। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में चले या नहीं, उसके सेम दिशा में चले, दूरी तो चेंज नहीं होने वाला। दूरी कितना तय करना है, 24 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा, 24 बटे चाल। अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा, कम होगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो मोटर बाइक का अगर चाल x मानते हैं माइनस, और स्थिर जल में चाल कितना, तो स्थिर जल में मोटर बाइक का चाल दिया हुआ है 18, तो उसको अगर 18 मानते हैं और धारा की चाल नहीं दिया हुआ है तो उसको x मान लेते हैं, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसलिए कि चाल घटेगा जब हम लोग विपरीत दिशा में चलेंगे। तो विपरीत दिशा में तभी भी धारा चलते हैं, तो स्थिर जल में जो चाल होता है उसमें से क्या करते हैं, धारा की चाल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो वही क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में चाल हो जाता है मोटर बाइक का। ठीक, तो ये चाल निकल के आ गया। तो ये पहले वाला का समय निकल के आया, धारा के विपरीत दिशा में और समय ज़्यादा लेगा, वो समय क्या होगा, ज़्यादा लेगा। अब दूसरा का समय निकालते हैं, तो दूरी तो वही तय कर रहा है 40। अब देखो धारा की दिशा में जब चलेगा तो दोनों की चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब 18 प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये दोनों में समय का अंतर कितने क्या हो जाएगा, 1 घंटा का। मतलब इसका जो समय लग रहा है उसका जो समय लग रहा है दोनों का अंतर 1 आवर का हो रहा था, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यहीं से अब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से x का मान रखना है और चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। पहले थोड़ा आसान वाला ही रखते, 6 रख के चेक करते। अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 घटेगा तो 12 बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 6 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो ये 1 में से 1 घटे 1 बचे जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और भी दूसरा चेक कर सकते हैं, 10 रखेंगे तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 8 बचेगा, तो 8 से ये 3 मरते कटेगा। 10 रखेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, जो कटेगा नहीं, तो 1 आने का सवाल ही नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। -54 भी रख के चेक कर सकते हैं, -54 रखेंगे तो नीचे में ही ज़्यादा आ जाएगा और घटाकर कभी भी 1 के बराबर आएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन से यहाँ से चेक कर लेना है। जब समीकरण ऐसा बन गया और x का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए धारा की गति बोला है, धारा की गति को हम x माने हैं, तो आसानी से क्या करेंगे, ऑप्शन में रखेंगे, ऑप्शन में रख के आसानी से हम लोग मान निकाल लेंगे। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो था वही था कि धारा के विपरीत दिशा बोलेगा तो जो चाल होता है वो स्थिर जल में जो मोटर के चाल हो रहेगा वो धारा की चाल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर समान दिशा में चलेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसलिए चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जोड़ना ही पड़ेगा। अब ये डिफिकल्टी लेवल हाई करके एक और क्वेश्चन दे दिया है। 3 बिंदु दिया हुआ है वृत्त पर और बोला है कि वृत्त के केंद्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि जो वृत्त का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण 2 टाइप से हम लोग लिखते हैं। एक तो लिखते हैं x माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर ये समीकरण यूज करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं तो स्क्वायर के रूप में आएगा, और स्क्वायर के रूप में सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस केस में हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं करके एक और वृत्त का फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे। एक और वृत्त का फार्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो वृत्त का फार्मूला एक और होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे जो केंद्र होता है वृत्त का g, f होता है। यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या होता है, g,
एफ होता है। अब 3 बिंदु दिया हुआ है, एक एक बिंदु रख के समीकरण बनाते हैं। 6 और -6 रखेंगे, 6 और -6 रखेंगे। अच्छा, ये हम लोग ड्रॉ करके भी चेक कर सकते थे कि वृत्त का ही ये अपोजिट साइड तो नहीं दिया है ना, लेकिन ड्रॉ करने में भी बहुत टाइम लगता। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला बिंदु रखेंगे 6, डायरेक्ट हम लोग ये बिंदु को पहले रखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते चलते हैं। यहाँ 6 का कितना होगा 36, -6 का भी स्क्वायर होगा 36 ही होगा। यहाँ x का मान 6 रखेंगे तो 6 गुना के 12 g हो जाएगा। यहाँ पर y का मान यहाँ पर -6 रखेंगे तो -12 f हो जाएगा और प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से क्या 36 कितना 72 हो गया। तो 72 अगर आया है तो 72 को हम क्या करते हैं उधर लेके चले जाते हैं, तो ये -72 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा बिंदु रखते हैं, तो दूसरा बिंदु रखेंगे 3 3 के 9, 7 7 49 हो जाएगा। अब प्लस x का मान 3 रखेंगे 3 6g, और y का मान -7 रखेंगे तो -14f प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 49 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया 6g माइनस 14f प्लस c बराबर -58 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 बन जाएगा। तीसरा समीकरण मानना चाहते हैं 3 3 रखना है, 3 3 रखेंगे 3 3 के 9, 3 3 के 9, यहाँ पर 3 रखेंगे 3 दूना का 6g, यहाँ पर 3 रखेंगे 3 दूना का 6f प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो 6g प्लस 6f प्लस c बराबर 9 9 18 आएगा तो -18। ये समीकरण, यही तीनों समीकरण को क्या करना है सॉल्व करके हम लोग को g, f और c का मान ज्ञात कर लेना है। और जब g और f का मान निकल जाएगा तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं वृत्त का केंद्र बता सकते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, या तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं किस केस में c का मान सब में समान आ रहा है। हमको पता है कि ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है वृत्त का केंद्र है। तो यही f और g क्या होता है वृत्त के केंद्र होते हैं। जब f और g वृत्त के केंद्र ही होता है तो हम लोग वहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन से हम लोग तुलना करके जल्दी से हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन मान के चलते तो ये g का मान होगा और ये f का मान होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर अगर g का मान रखते हैं 3 और f का मान रखते हैं 3, तो यहाँ पर बात ये 36, बात ये 36 में 36 घटेगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा c का मान कितना -72 निकल के आ रहा है। सेम चीज़ देखें यहाँ पर सेम -72 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 36 18 और 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 42, तो 18 -42, तो ये कितना बच जाएगा ये बचेगा -24। और -24 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -24 उधर जाएगा तो प्लस में, तो -72 आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर रखना है जी का मान 3, तो कितना हो जाएगा बात ये 36, फिर यहाँ पे माइनस में लिखाएगा तो बाद में के 24, बाद में कितना आएगा 24 आएगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये कितने आ रहा है, तो 18 36 और 24, 36 और 24 को जोड़ते 60 होगा। सी का मान निकालना है तो इधर -72 था और इधर माइनस प्लस में 60 आया, तो इधर जाएगा तो माइनस में 60, इसको जोड़ेंगे तो 2 यहाँ पर 13 ही आएगा ना, 13 आएगा, तो -132 आ रहा है। इसमें सी का मान -132 आ रहा है। अब दूसरा में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसमें अगर रखते हैं यहाँ पर 36 कितना 18 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 14 ना के 28 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे 18 और 28, तो 8 8 16 के 6 हाथ में 1 बचेगा और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा। अभी इधर ये प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में, फिर भी अगर देखेंगे तो -132 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलिए चलते ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला में रख के चेक करते हैं, तो ये कितना 22 के 24 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात यह 36 हो जाएगा। तो 24 और 36 को जोड़ेंगे, तब भी आया था सेम चीज़ आया था, ये कितना 60 आया था, कितना आया था 60 आया था, मतलब ये 132 ही आएगा। अब इसमें रख के चेक कर लेते हैं। 14 के 12 और प्लस 14 42,
14 के 12 प्लस 14 42 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूना के 4 और 4 एक 5 54 आएगा, उधर जाएगा फिर भी -132 नहीं आएगा। इस केस में भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं जा रहा है।